हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है माय स्टडी चैनल क्रेजी लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जैसा कि गाइस हमने यह उत्तराखंड की सीरीज शुरू की थी और उस उत्तराखंड की सीरीज में आज हमारा टॉपिक रहेगा उत्तराखंड के प्रमुख जो लेक थे और उससे आय को जो हमारी कुड़िंद जनजाति इनसे रिलेटेड हमारा क्या होगा टॉपिक रहेगा। सो गाइज आपने इस वीडियो में आने से पहले जो इससे पहले की वीडियो उसको भी एक बार देख लीजिएगा, फिर इस वाले वीडियो में आइएगा। ठीक है। सो गाइज अब हम इसे स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। सो गाइज हम इसे स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड के जो प्रमुख लेक थे गाइज उसको देखते हैं। तो गाइज यहाँ पर को आपको पता चलेगा कि राज्य के विभिन्न स्थलों में कई प्रकार के शिलालेख, मंदिर लेक, गुहा भित्ति लेक, ईंट लेक, मूर्ति पिटिका लेक, त्रिशूल लेक, ताम्रपत्र लेक, मुद्रा लेक आदि के ऐतिहासिक लेख मिले हैं जो कि अधोलिखित हैं। तो गाइज हमें उत्तराखंड में अनेक प्रकार से शिलालेख मिले हैं, मतलब कोई भी लेख मिले तो कोई शिलालेख में मिले, कोई मंदिरों के लेख मिले, कोई गुहा बिता लेख मिले, ईंट लेख मिले और मूर्ति पिटिका लेख मिले, त्रिशूल लेख मिले गाइज, ताम्रपत्र लेख, ऐसे हमको इतिहास के अंदर मिले गए लेख। ठीक है ना गाइज। तो गाइज इसी में अंतर आता है आगे जो हमको देखना है, जो हमारा कालसी गाइज, कालसी, लाखा मंडल, सिरोली मंडल आदि से भी हमको शिलालेख मिले हैं गाइज। ठीक है ना गाइज। हमको ये शिलालेख इतनी जहां जहां से हमको शिलालेख मिले हैं, तो सबसे पहला आता है गाइज, सबसे पुराना जो शिलालेख बोला जाता है अशोक का शिलालेख गाइज। सबसे पुराना शिलालेख की बात करें, अशोक का शिलालेख है गाइज ये। तो ये हमको मिला है 257 ईसा पूर्व। ठीक है गाइज, आपको याद होना चाहिए 257 ईसा पूर्व है। कालसी है जो कालसी क्या है गाइज, देहरादून में टॉन्स और यमुना नदी के संगम पर है। ठीक है। कालसी जो शिलालेख है, कालसी जगह भी टॉन्स और यमुना के संगम पर दिखेगी। यह लेख गाइज प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में। गाइज आपसे पूछ सकता है लेख किस में है, तो प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में गाइज। ठीक है। अब आपको यह पता होना चाहिए गाइज, सबसे पुराना अभिलेख है गाइज ये कालसी अभिलेख। ठीक है ना गाइज, सबसे पुराना क्वेश्चन आ भी चुका है कि सबसे पुराना अभिलेख कालसी अभिलेख है। ठीक है गाइज। आगे देखते हैं इसमें अशोक ने क्या घोषणा की थी गाइज। इस अभिलेख में जो मिला है हमको, इसमें अशोक ने बोला था उसमें पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था करे और क्या कहा था, लोगों को हिंसा त्यागने और अहिंसा अपनाने की क्या गई थी, बात की गई थी गाइज इस अभिलेख में। क्लियर है ना गाइज। ओके, आगे बढ़ते हैं गाइज। इसी के अंदर कालसी अभिलेख में गाइज यहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं गाइज, उस लोगों को तो क्या बोला गया है गाइज, पुलिंद बोला गया है लोगों को। गाइज लोगों को बोला गया पुलिंद, और जो यहाँ का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को बोला गया अपरांत। तो क्वेश्चन बनता है कि कालसी अभिलेख में क्षेत्रों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, क्षेत्र के लिए किया है अपरांत शब्द का, निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, तो पुलिंद शब्द का। क्लियर है ना गाइज। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं गाइज। देहरादून के जौनसार बाबर में लाखा मंडल जो रानी ईश्वरिया है, राजकुमारी ईश्वरिया, इसका शिलालेख भी मिला है गाइज। देहरादून का जो जौनसार भाबर क्षेत्र है ना गाइज, वहां से हमको रानी राजकुमारी ईश्वरिया का शिलालेख मिला है। और यह क्या होता है, लाखा मंडल से गाइज। कहाँ से, लाखा मंडल जो जौनसार भाबर में स्थित है गाइज। ठीक है ना गाइज। देहरादून है, देहरादून का इलाका जौनसार भाबर है, उसी में कौन सी जगह है, लाखा मंडल है गाइज। यहाँ मिला है राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख मिला गाइज। और इस शिलालेख यह किस राजा का उल्लेख करता है, तो यमुना के यादव राजाओं का, यादव वंश। ठीक है, यमुना उत्तर के यादव वंश का इसमें वर्णन हो चुका है। ठीक है, वर्णन है मतलब गाइज। क्लियर है ना गाइज। राजकुमारी ईश्वरिया का शिलालेख यादव राजाओं, ठीक है, और लाखा मंडल से मिला है। क्लियर रहेगा। अब कुछ शिलालेख है गाइज, कौन से, मूर्ति पिटिका लेख, कहीं दीवारों पर लेख, तो उससे आपको क्वेश्चन देखने हैं। देखिए गाइज, जो हमारा मंदिर की दीवारों पर, मंदिर दीवारों पर जो उत्कीर्ण लेख है गाइज, कहाँ, मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण लेख। ठीक है गाइज, मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण लेख है तो आपका गोपेश्वर, कालीमठ, केदारनाथ और नाला। कैसे याद रखेंगे गाइज, मंदिर होता है गोपेश्वर मंदिर, काली का मंदिर, केदारनाथ मंदिर, और बस आपको थोड़ा सा ये याद रखना है, नाला मंदिर। ठीक है, कि उनमें दीवारों पर लेख मिला है, मंदिर की दीवार पर लेख मिला है आपको। मंदिर कौन कौन सा, गोपेश्वर मंदिर, काली का मंदिर, कालीमठ मंदिर, याद करने के लिए बता रहे गाइज, केदारनाथ और नाला। ठीक है ना गाइज, मंदिरों पर। ऐसे ही आपसे पूछता है जो गुफाओं के अंदर लेख मिला है गाइज, तो वो कहाँ है, गुफाओं के अंदर लेख की बात करेगा तो गुफा कौन सी होगी गाइज, एक कालीसी गुफा, कल्पनाथ गुफा और देवप्रयाग गुफा। क्लियर है ना गाइज। ये गुफाएं हैं, आपको ये याद रखने गाइज, गुफाओं के अंदर पूछेगा आपको ये दो नाम याद रखने हैं, देवप्रयाग वामन गुफा और कल्पनाथ। यहाँ मिले हैं दीवार वो गुफाओं पर लेख। अब ईंटों पर लेख की बात करेगा गाइज, ईंटों पर लेख की बात की जाएगी तो आप कैसे याद रखेंगे गाइज ईंटों पर लेख, तो ईंटों पर लेख है गाइज, ईंट क्या होते हैं, नई नई ईंटें, और उससे बाढ़ बनाई जाती है। तो आप याद ऐसे भी आ सकते हैं, नैनीताल और बाढ़ वाला।
क्लियर रहेगा गाइज, नहीं तो बाढ़ वाले में ईटों पर लेक मिले हैं। आगे बढ़ते हैं गाइज, आगे देखते हैं मूर्ति पिटिका लेक का है। अब गाइज मूर्ति में आप क्या करोगे, देवलगढ़ और कोलसारी से मिले। अब इसको याद करो, मूर्ति किसकी है, देव की है, और उसमें क्या लगा है, कोलतार। तो मूर्ति गाइज किसी भी चीज को लंबे समय तक रखने के तेल लगाया जाता है ना, कोलतार, तो उससे कोलतार लगा है, कोलसारी और देव की मूर्ति है। तो आप याद रखेंगे कि मूर्ति पिटिका लेक देवलगढ़ से मिली है और कोलसारी, काले रंग की मूर्ति पिटिका। अब आगे देखते हैं त्रिशूल लेक की बात करते हैं गाइज। त्रिशूल लेक, त्रिशूल लेक मिला गाइज हमको, त्रिशूल लेक गोपेश्वर और बाड़ाहाट से। क्लियर है ना गाइज, गोपेश्वर और बाड़ाहाट से हमको त्रिशूल लेक मिलेगा गाइज, क्लियर रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं गाइज, इसी के अंदर देखते हैं हम गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर में त्रिशूल लेक में दो राजाओं का उल्लेख है, एक नागपति राजा और एक अशोक चल्ल। ठीक है ना गाइज, जो ये नागपति नाग है ये 6ठी और 7वीं सदी के हैं, और अशोक चल्ल ये 12वीं सदी के हैं। अब आपको सदी का मतलब है गाइज, जैसे 12वीं सदी बोला तो इसका मतलब 1100, ठीक है, 1123। और 6ठी सदी का मतलब होगा, 6ठी शताब्दी का मतलब गाइज, 6ठी का बोलेगा तो 500 कुछ में, 7वीं 500 से लेकर 600 ईस्वी तक। ठीक है ना गाइज, ये होता है सदी, एक आगे होती है और जो सन लिया जाता है पीछे। ठीक है, क्लियर रहेगा। आगे देखते हैं गाइज, नेपाल के राजा अशोक चल्ल ने इस क्षेत्र को जीता था। ठीक है ना गाइज, नेपाल के जो राजा थे अशोक चल्ल। और गाइज जो ये अशोक चल्ल का नाम है ना गाइज, इससे क्वेश्चन और बनता है कि जो ये अशोक चल्ल है, बौद्ध साहित्य में अशोक चल्ल को क्या मानते हैं, खस राजा मानते हैं। ठीक है गाइज, क्या मानते हैं, खस राजा, नोट कर लीजिएगा गाइज, बौद्ध साहित्य में ही अशोक चल्ल को क्या बोला गया है, खस राजा बोला गया है। क्लियर है ना गाइज। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं गाइज, जो प्रथम और द्वितीय सदी में कुषाण कालीन मुद्रा है, ये सुमाड़ी नहीं था, सुमाड़ी मुनि की रेती से मिली है। ठीक है, जो मुनि की रेती सुमाड़ी से हमको क्या मिला है, प्रथम और द्वितीय सदी के क्या मिले हैं, कुषाण कालीन मुद्राएं। आपसे क्वेश्चन गाइज, ये प्रथम और द्वितीय सदी, ये भी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे को, प्रथम और द्वितीय सदी के कुषाण कालीन मुद्राएं कहाँ से मिली है, क्वेश्चन पूछेगा। कुषाण कालीन मुद्राएं गोभी विषाण से भी मिली है, तो आपसे पूछ रहा है कि कुषाण कालीन मुद्राएं कहाँ से मिली है, प्रथम और द्वितीय सदी की। तो आप ध्यान दीजिएगा कि प्रथम और द्वितीय सदी की कुषाण कालीन मुद्रा पूछेगा तो आपने बताना है मुनि की रेती सुमाड़ी से। क्लियर है ना गाइज, क्लियर रहेगा। मतलब ऐसे ट्रिक भी रह सकती है गाइज, प्रथम द्वितीय सदी के कुषाण कालीन मुद्रा मिली तो एक रेत को ऐसे माड़ा, उससे मुद्राएं निकली, माड़ माड़ के मुद्राएं निकली, माड़ से सुमाड़ी और मुनि की रेत। ठीक है ना गाइज, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और गाइज, यहाँ देखते हैं, और जो मोर ध्वज है गाइज, मोर ध्वज स्तूप से 3री सदी का मुद्रा लेख मिला है। जो मोर ध्वज स्तूप है, इससे 3री सदी का गाइज, कौन सी सदी का, 3री सदी का मुद्रा लेख मिला है मोरध्वज स्तूप से। ठीक है ना गाइज, मोरध्वज स्तूप से ही क्या मिला है, 3री सदी का मुद्रा लेख मिला है। क्लियर रहेगा गाइज। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखें, कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्र लेख पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत, बेजना आदि स्थान से मिले। पांडुकेश्वर से 4 मिले, कंडारा से 1 मिले, चंपावत से 1 ताम्रपत्र मिला है। गाइज जो कार्तिकेयपुर राजा है ना गाइज, ये कार्तिकेयपुर राजा, अभी आगे पढ़ेंगे हम कार्तिकेयपुर राजवंश, तो ये कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्र लेख हमको पांडुकेश्वर से देखने को मिलते हैं, कंडारा से देखने को मिलते हैं, और चंपावत बेजनाथ सबसे ज्यादा गाइज हमको पांडुकेश्वर से देखने को मिलेंगे। गाइज ये याद रखना, पांडुकेश्वर से हमको 4 ताम्र लेख मिले हैं। ठीक है गाइज, कार्तिकेयपुर राजाओं के 4 ताम्र लेख कहाँ से मिले हैं, पांडुकेश्वर से मिले हैं। क्लियर रहेगा गाइज, नोट कीजिएगा। आगे देखते हैं गाइज, इस क्षेत्र में गाइज कुछ चीज हैं जो मतलब विभाग में बांटे गए हैं, जैसे पल्लिका बोला जाता है इसमें छोटे ग्राम को। ठीक है गाइज, पल्लिका होता है छोटे गांव में, आप देखोगे पल्लिका छोटे छोटे पल्ले बनाए हैं और वो छोटे छोटे गांव बन गया। ठीक है ना गाइज, ग्राम पट्टी परगना इकाइयों के अलावा एक महंत को बोला जाता है गाइज, शासक बोला जाता है, महंत को क्या बोला जाएगा गाइज, ग्राम शासक, भृंत को सेवक, भृंत का मतलब ही क्या होता है गाइज, सेवक होता है, नौकर, तो भृंत सेवक होगा। प्रतिहार गाइज क्या होगा, द्वार में रक्षक करेगा प्रतिहार। गोप तो क्या होगा गाइज, रक्षक होगा। कोटपाल क्या होगा गाइज, गढ़ रक्षक होगा। बलाध्यक्ष क्या होगा, सेना नायक होगा। महादंड नायक क्या होगा, प्रमुख सेनापति। अक्षर पटिलिका क्या होगा, लेखा परीक्षक। और कुलचारिका क्या होगा गाइज, तहसीलदार होगा। तो आपको ध्यान देना है, इसको अच्छे से समझ लेना है कि किसको क्या बोला जाता है। ठीक है, अक्षर, अक्षर की मत गाइज ध्यान दीजिए, ये अक्षर है और अक्षर में यहाँ क्या आ रहा है, लेख आ रहा है। अक्षर और लेख आप समझ आएंगे, लेखा परीक्षा। कुल चारिक, आपका कुल किसके पास होता है गाइज, आप कुल अपना कुल का बनाने जाते हैं तो तहसीलदार के पास जाते हैं, तो तहसीलदार हो गया गाइज। क्लियर रहेगा ना। और महंत तो ग्राम शासक होता है। ठीक है,
तो इतना हमारा हुआ। अब आगे बढ़ते हैं गाइज। ऐतिहासिक काल में पहुंच गए गाइज। हमने देख लिया था कि हमने अभी तक पढ़ा प्राग ऐतिहासिक पढ़ा, आगे ऐतिहासिक पढ़ा, और अब हम पढ़े ऐतिहासिक काल। ठीक है ना गाइज। प्राग ऐतिहासिक काल में तो हमने गुफाओं की बात करी जहां हमको लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, वो प्राग ऐतिहासिक काल हो गया। आधे ऐतिहासिक काल में हमको लिखित साक्ष्य तो मिल पाए पर हम पढ़ नहीं पाते हैं उनको। ठीक है ना गाइज, जैसे ग्रंथ हो गए, तभी पौराणिक काल भी बोला जाता है गाइज उन्हें। अब हम पहुंचे ऐतिहासिक काल, यहाँ हमको लिखित साक्ष्य मिलेंगे और हम उसको पढ़ भी पाएंगे गाइज। ठीक है, तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं गाइज। ऐतिहासिक काल की बात करते हैं। प्राचीन काल में यहाँ मूलतः क्या होता है गाइज, यहाँ अधिकांश जो लोग हैं गाइज मूलतः ध्रुव क्षेत्र था। ठीक है, और प्राचीन उत्तराखंड मूलतः एक क्या था, ध्रुव क्षेत्र था। अधिकांश भाग बिरड़ वीरान जंगलों से भरा हुआ था। ठीक है गाइज, इसमें कुछ नहीं है गाइज, इसको आपको देखना नहीं है, इस लाइन को छोड़ दीजिएगा। आप सीधे आ जाए कुड़िंद शासक। ठीक है ना गाइज, अब यहाँ से हम देखेंगे एक एक उसमें वंश को। आप कुड़िंद शासक की बात करें, इसी को पुलिंद भी बोला जाता है गाइज। ठीक है ना। अब देखिए कुड़िंद पुलिंद की जो राजधानी सुबाहु था ना, तो सुबाहु की राजधानी क्या थी गाइज, श्रीनगर थी गाइज। किस क्या थी, श्रीनगर। बताया था सुबाहु राजा सुबाहु की राजधानी क्या थी, श्रीनगर। ये किरात और जहाँ पर वो किरात और कुड़िंद जाति पुड़िंद जाति की बात की थी ना गाइज, वही। ठीक है, तो अब हम देखते हैं गाइज इसमें जो कुड़िंद शासक है, इनका जो प्रथम राजनीतिक शक्ति बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति। याद रखना गाइज, ये प्रथम राजनीतिक शक्ति है, सिर्फ राजनीतिक शक्ति। ठीक है, और यह तीसरी चौथी सदी तक इसका शासन रहा है। ठीक है, तीसरी चौथी ईस्वी तक इसका क्या रहा, शासन रहा था। तो आपसे पूछ सकता है कितनी ईस्वी तक रहा, तीसरी और चौथी ईस्वी तक कुलिंद शासक थे। क्लियर रहेगा गाइज, आपको ये ईस्वी ध्यान देना है और प्रथम राजनीतिक शक्ति ये ध्यान देना है। ठीक है, उत्तराखंड पर शासन करने वाले प्रथम। आगे बढ़ते हैं गाइज इसी में। देहरादून के पास यमुना और टॉन्सन नदी के संगम पर ही गालसी अभिलेख है, बता दिया था गाइज आपको, ये सब आपको बता दिया है कि अशोककालीन अभिलेख 257 ईसा पूर्व, पुलिंद राजा। ठीक है, अपरांत पुलिंद इसके लोगों को कहा गया, अपरांत इसके क्षेत्र को बोला गया। प्रारंभ में बोला जाता है गाइज, प्रारंभ में जो कुड़िंद थे ये लोग मौर्यों के अधीन थे गाइज, क्योंकि आपको पता है गाइज मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे तो इसी टाइम में थे, तो ये कुड़िंद लोग उसी के क्या थे, मौर्यों के अधीन रहे हैं। ठीक है ना गाइज, आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रारंभ में कुड़िंद लोग किसके अधीन थे, तो आपको बताना चाहिए मौर्यों के अधीन थे। क्लियर रहेगा ना गाइज। देखो गाइज यहाँ पर टॉन्स और यमुना के नदी संगम में क्या होता है, कालसी बसा हुआ है। ठीक है ना गाइज, कालसी बसा हुआ है देहरादून में ही। तो गाइज किसका वो होता है संगम, यहाँ आपको आसन नदी का संगम होता है गाइज, याद रखना। आसन नदी का संगम होता है देहरादून में यमुना से। ठीक है ना गाइज, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं गाइज, जो प्रसिद्ध भूवेता हैं गाइज टॉलमी, इन्होंने क्या बोला है गाइज, कुड़िंद लोग व्यास गंगा यमुना के ऊपरी क्षेत्र में फैले थे। गाइज आपसे सीधे क्वेश्चन पूछेगा ये वाक्य किसने बोला है, तो आपको पता होना चाहिए किसने बोला है, टॉलमी ने। ठीक है ना गाइज, जो भूगोल वेता, आपने टॉलमी का नाम भूगोल में सुना होगा, भूगोल पुस्तक इन्होंने एक लिखी है, तो टॉलमी ने लिखी है। तो टॉलमी ने क्या बोला था कि जो ये कुड़िंद लोग थे, ये व्यास हो गया, गंगा हो गई, यमुना के ऊपरी क्षेत्र में फैले हुए थे। ये शब्द किसका है, भूगोल वेता टॉलमी का है। क्लियर गाइज, ये भी आपने ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं गाइज, इसी में देखते हैं। अब हम कुड़िंद वंश में राजाओं को देखते हैं गाइज। तो गाइज इसमें देखते हैं, कुड़िंद वंश का आपसे सबसे शक्तिशाली राजा पूछेगा तो अमोघवती गाइज। क्लियर रहेगा। इसकी दो ताम्र, इनकी मुद्राएं दो, उसमें रजत और ताम्र मुद्राएं प्रचलित है इसकी। ठीक है ना गाइज, इसकी दो हैं, रजत और ताम्र। यह पश्चिमी के व्यास से लेकर अलकनंदा तक, दक्षिण के सुनेश से और बहत तक प्राप्त हुई है। गाइज देखिएगा यहाँ को कि यह क्या बोल रहा है, पश्चिम में व्यास, देखिए गाइज पश्चिम में तो व्यास से लेकर अलकनंदा तक। क्लियर है। नीचे दक्षिण में सुनेत तथा बहत तक प्राप्त है इसकी मुद्राएं। ठीक है ना गाइज, क्लियर रहेगा। इसकी मुद्रा पर गाइज हमको देखने को मिलता है देवी और मृग का अंकन। आपसे पूछेगा देवी और मृग का अंकन किसकी मुद्रा पर देखना मिलता है, तो अमोघवती की। ठीक है ना। इसने अपनी प्राकृत उसमें प्राकृत भाषा में गाइज क्या लिखा है, राज्य कुड़िंदस अमोघवती महंजस। ठीक है, किसमें लिखा है गाइज, प्राकृत में। ये शब्द देखिए गाइज, प्राकृत भूल लेने, प्राकृत में। ठीक है, राज कुड़िंद अमोघवती महंजस। आपसे यह नहीं पूछेगा गाइज, ये पूछेगा किसमें लिखा गया है, प्राकृत में या ब्राह्मी में, यह तो आपने इसको ध्यान देना है। क्लियर रहेगा ना गाइज। आगे देखते हैं, और आगे देखते हैं गाइज। अमोघवती की बात करें तो गाइज अमोघवती में एक क्वेश्चन आप और देख लीजिएगा कि अमोघवती से क्वेश्चन, जो अमोघवती की क्या मिल रहा है, यज्ञ वेदिका। ठीक है गाइज, अमोघवती की यज्ञ वेदिका का कहाँ से मिली है, तो गाइज आपको पता होना चाहिए जो पुरोला है उत्तरकाशी, उसी के पुरोला
देवडुंगा से मिली है गाइज, देवडुंगा से, पुरोला देवडुंगा से। क्लियर रहेगी ना गाइज, पुरोला देवडुंगा ये जगह है उत्तरकाशी में, यहाँ से अमोघवती की यज्ञ वेदिका मिली है ठाई। क्लियर रहेगा ना गाइज, ओके। और पुरोला से हमको एक शिलालेख मिला है गाइज, वो कौन सी लिपि में है तो आपको पहले वीडियो में बताया है कि पुरोला से हमको मिला था एक शिलालेख, वो हमारा शंख लिपि में था गाइज। कौन सी लिपि में था? शंख लिपि में, जिसको हम पढ़ नहीं पाते, ठीक है ना गाइज। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें। अब जैसे अमोघवती की मृत्यु होती है गाइज, इसमें इसके बाद मैदानी क्षेत्र में किसका वो अधिकार हो जाता है? शकों का अधिकार हो जाता है गाइज। क्लियर का। और गाइज शकों के बारे में बताया गया आपको कि शक क्या थे, जो अब जब किसी की मृत्यु हो जाती थी उन पर वस्तु रखने का सबसे पहले किसने किया था? इन्होंने शकों ने ही किया था शुरुआत, ठीक है। जब किसी की मृत्यु हो जाती थी उस पर वस्तु रखने का, जो उनकी प्रिय वस्तु, ये प्रचलन किसने शुरू किया था? शकों ने किया था गाइज, याद रखिएगा। शकों की बात की जा रही है तो शकों में देखिए गाइस, शक संवत का प्रचलन इन्होंने किया था। सूर्य मूर्ति एवं मंदिरों का निर्माण शकों की पुष्टि करता है। शक थे, इसकी पुष्टि कौन करता है? सूर्य मूर्तियां करती है, मंदिरों का निर्माण करता है शकों का। यहाँ अधिपत्य था, अधिकार था, ये बताता है कहाँ? मैदानी भागों में गाइज। अभी ये मैदानी भाग है, अभी ध्यान दीजिएगा, मैदानी है, तराई क्षेत्र भी आएगा गाइज। अभी अल्मोड़ा के कोसी के पास कटारमल सूर्य मंदिर भी है, कटारमल। अल्मोड़ा में कोसी के पास कटारमल सूर्य मंदिर है ना गाइज, ये इसकी पुष्टि करता है शकों की, ठीक है ना गाइज। सबसे पहले यहाँ कुड़िंदा है गाइज, आपके क्रम ज्ञात कीजिए, क्रम को ध्यान में रखना है। सबसे पहले आए कुड़िंद, कुड़िंद के बाद अब कौन आ गए? शक आ गए गाइज, कुड़िंद के बाद शक, ठीक है ना गाइज। शक आ रखे हैं, दो हो गए। अब देखते हैं गाइज, अल्मोड़ा से प्राप्त कुड़िंद मुद्राओं पर जो है, जो आपको देखने को मिलता है वो है हमारा आसेक, गोमित्र, हरिदत्त, शिवदत्त आदि राजाओं के नाम देखने को मिलेंगे, ठीक है ना गाइज। आसेक, गोमित्र, शिवदत्त, हरिदत्त, बहुत से राजा होंगे गाइज, उनमें अभी आपको दिखा रहे हैं कुड़िंद राजा, आसेक, गोमित्र, हरदत्त और शिवदत्त राजाओं के नाम उल्लेखित है। क्लियर रहेगा ना गाइज, ठीक है। आगे देखते हैं गाइज, यहाँ पर को आगे देखते हैं। शकों के बाद यहाँ पर को कौन आते हैं? तराई क्षेत्र में। अब गाइज तराई क्षेत्र में कौन आ गया? अभी तो मैदानी क्षेत्र में शक आए, अब तराई क्षेत्र में आ जाते हैं हमारे कुषाण लोग, ठीक है। कुषाण लोग की बात, कुषाण अधिकार कर लेते हैं तराई क्षेत्र में। वीरभद्र, ऋषिकेश, क्लियर रहेगा ना गाइज, वीरभद्र, ऋषिकेश और मोरध्वज कोटद्वार के पास से गाइज, आपको याद रखना है। और गोविषाण काशीपुर में, यहाँ कौन आते हैं? कुषाणकालीन अवशेष भी मिलते हैं यहाँ से, पुष्टि करता है कि यहाँ कुषाणों का अधिपत्य था, कहाँ? तराई क्षेत्र में। क्लियर रहेगा ना गाइज। कोटद्वार मोरध्वज बोला जाता है, गोविषाण काशीपुर बोला जाता है। क्लियर रहेगा गाइज। गोभी विषाण का जो इससे नाम आया था उल्लेखित, ये किसने किया था गाइज? कनिघम ने किया था। किसने किया था गाइज? कनिघम ने, ये याद रखना, कनिघम ने किया था, ठीक है। इसको सामने लाने का श्रेय काशीपुर गोविषाण को, इसका श्रेय जाता है कनिघम को, ठीक है ना गाइज। आगे बढ़ते हैं। कुषाणों के पतन के समय यहाँ नए नए राजवंश आए गाइज। गोभी गोभी विषाण जो काशीपुर में गाइज हमने पढ़ा, काशी इलाका में स्थापित हुए, कुड़िंद राजा स्थापित शासन करते रहे। और कुड़िंद भी कुछ क्षेत्रों में थे गाइज, पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए थे, कुड़िंद थे गाइज। कुड़िंद आए, कुड़िंद का शक आए, शक के बाद कौन आ गए थे गाइज? तराई क्षेत्र में कुषाण आ गए थे। कुषाण के बाद यहाँ भी कुछ क्षेत्र में कुड़िंद काम कर रहे थे, पूरी तरह से समाप्त नहीं होता, कुड़िंद वंश चल ही रहा था, ठीक है ना गाइज। तो बात करते हैं कुड़िंद के समकालीन योद्धे। कुड़िंद के समकालीन योद्धे ने जौनसार भाबर क्षेत्र में, कालोका डांडा पहाड़ी जो कि पौड़ी में है, और जौनसार क्षेत्र आपको पता ही है बाबर देहरादून में है। कुषाणों के कुचलने में योद्धे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है गाइज। जो कुषाण आ गए थे तराई क्षेत्र में, इनको फिर किसने कुचला? योद्धे ने कुचला, ठीक है ना गाइज। उनके बाद कौन आ गए? योद्धे आए। इनकी जानकारी किस जगह से मिलती है गाइज? आपसे पूछेगा कि कुड़िंद के समकालीन कौन थे, आपसे तो पहले यही पूछेगा कि योद्धे हैं समकालीन। अब योद्धे कहाँ से मिले? इनका जौनसा बाबर क्षेत्र और कालोका डांडे से मिले, और कुषाणों को कुचलने में इन्हीं योद्धियों की भूमिका थी। क्लियर रहेगा गाइज। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं गाइज। जो बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका है 30 सदी की, ठीक है ना गाइज। ये निर्माण किसने किया? सीलवर्मन ने, ठीक है गाइज। सीलवर्मन ने, एक राजा ने किया था। कुछ विद्वान इस सीलवर्मन को क्या मानते हैं? योद्धे मानते हैं, और कुछ विद्वान इसको क्या मानते हैं? कुड़िंद मानते हैं। क्लियर रहेगा। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका किसकी है, तो सीलवर्मन ने इसका निर्माण वो कराया था, निर्माण इसकी है। सीलवर्मन को क्या मानते हैं? कुड़िंद, योद्धे कुछ भी मानते हैं, ठीक है। दोनों विद्वानों का अलग अलग मत है। तीसरी सदी की बात है, यज्ञ वेदिका जो है तीसरी सदी का है। सती याद करना कि कौन सी सदी में कौन सी घटना हो रही है, ठीक है ना गाइज। अब आगे चलते हैं। कुछ इतिहासकार के अनुसार कुड़िंद लोग कत्यूरपुर राज्य की स्थापना की। जैसे ही आगे बढ़े ना गाइज, कुड़िंद लोगों ने किस वंश की स्थापना कर दी? करत्यूरपुर की राज्य की स्थापना कर दी, करत्यूरपुर, ठीक है गाइज। उत्तराखंड हो गया गाइज, हिमाचल प्रदेश और रोहिलखंड हो गया, जो नीचे का दक्षिण वाला भाग हो गया, का उत्तरी भाग, ठीक है। दक्षिण वाले का उत्तरी भाग क्या था? इसमें सम्मिलित था गाइज। कौन कौन सा? उत्तराखंड आपसे पूछ सकता है कौन कौन था? उत्तराखंड था, हिमाचल प्रदेश था, रोहिलखंड था।
क्लियर है ना गाइज। कर्त्यूरपुर, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के कर्त्यूरपुर को गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर अधीन राज्य बताया है। ठीक है गाइज, जो प्रयाग प्रशस्ति है इसमें बताया गया है गाइज। ठीक है, ये किसकी है, ये हरिसेन की है। जो समुद्रगुप्त था राजा, उसके टाइम में एक हरिसेन था गाइज, हरिसेन, इसकी है प्रयाग प्रशस्ति। तो इसी में बताया गया कर्त्यूरपुर राज्य का उल्लेख। ठीक है ना गाइज, आपसे क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कर्त्यूरपुर राज्य के बारे में कहाँ से हमको मिलता है, तो वो हमको प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। और आपसे क्वेश्चन आगे हिस्ट्री के उसमें बोले थे ये किसकी है गाइज, हरिसेन की, और ये समुद्रगुप्त का क्या था, उसके दरबार में था। ठीक है ना गाइज, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पर को। तो गाइज आगे देखते हैं 5वीं सदी में, अब कहाँ पहुंच गए गाइज, तीसरी वो हो गया था। अब 5वीं सदी के अपरांत नागों ने कर्त्यूपुर के कुड़िंद राजवंश की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड में अधिकार कर। अब गाइज जो कुड़िंद थे उन्होंने कर्त्यूपुर बनाया था ना, अब नाग आए, इन्होंने कर्त्यूपुर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। अब यहाँ पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं कर्त्यूपुर, और 5वीं सदी में। ठीक है, 5वीं सदी का मतलब 400 कुछ में। ठीक है गाइज, तो नागों ने यहाँ क्या कर दिया, पूरी तरह से इनकी सत्ता छीन ली थी। अब 5वीं सदी का छठी सदी आई गाइज। छठी सदी में क्या हुआ फिर गाइज, छठी सदी में आए कौन, ये आपको आते हैं मोखरी वंश। ठीक है गाइज, ये नाग वंश को, जो नाग वंश था इसको पूरी तरह से समाप्त करते हैं। ठीक है, कन्नौज के मोखरी वंश, कहाँ के हैं गाइज, ये कन्नौज के मोखरी वंश। तो आप समझ सकते हैं कि कुड़िंदों को नागों ने ऐसा डसा कि उनकी सत्ता ही समाप्त कर ली। गाइज क्लियर रहेगा, नागों ने डसा कुड़िंदों को और उनकी सत्ता क्या कर दी, समाप्त कर दी। फिर नाग के बाद उसका नाग का पूरी तरह से जब मुंह नहीं, मुंह वो करते ना गाइज, नाग को मारते तो पूरा कर मुंह उसको वो करना चाहिए, तो मोखरी वंश ने करा नाग को पूरी तरह से। ठीक है ना गाइज, छठी सदी में। आपको सदी भी याद रखनी गाइज इसके साथ साथ। अब आगे देखते हैं गाइज, जो मोखरी वंश का आपसे पूछेगा मोखरी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आप बता सकते हैं जो ग्रहवर्मा है, ये था अंतिम शासक। ठीक है, मोखरी वंश का अंतिम शासक ग्रहवर्मा था। इसकी हत्या हो जाने के बाद इसका बहनोई बोलते हैं गाइज, थानेश्वर नरेश हर्षवर्धन के अधीन हो गया। ठीक है, उसके बाद हर्षवर्धन द्वारा पर्वतीय राजकुमारी से विवाह का उल्लेख मिलता है इसी में। ठीक है ना गाइज, अब आगे चलते हैं गाइज, हर्षवर्धन आ गया, हर्षवर्धन वर्धन वंश आ गया। अब देखते हैं गाइज आगे, बाणभट्ट हर्षचरित्र में वर्धन काल के साम्राज्य उत्तराखंड में आगे लोगों का वर्णन किया है। तो बाणभट्ट हर्षचरित्र, जो बाणभट्ट है उसकी हर्षचरित्र में हर्षवर्धन के शासन काल का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे के लोगों का। अब हर्षकालीन में क्या होता है, हर्षवर्धन के काल में क्या होता है गाइस, चीनी यात्री आया था हेनसांग, इसने पोली हिमोपुलो का आघात ब्रह्मपुर राज्य में आ गया था। ठीक है, इसने हिमालय को क्या कहा गाइस, क्वेश्चन पूछता है कि हिमालय को क्या बोला, तो हिमालय को इसने बोला पोली हिमोपुलो। ठीक है, और बौद्ध धर्म के लिए आया था गाइस, इसने हर्ष के अधीन था ये समय। ठीक है, और यहाँ पर 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया है। ठीक है, इसने कितने बौद्ध विहार, 5 बौद्ध विहार। गाइस आपको याद रखना है कितने बौद्ध विहार, 5 बौद्ध विहार। क्लियर रहेगा। तो गाइस आगे देखते हैं आपको, हरिद्वार के बारे में हिंसान लिखता है गाइस, हरिद्वार के बारे में हिंसान लिखता है गाइस कि भागीरथी नदी के किनारे हरिद्वार नाम नगर है, इसमें 20 ली की माप चीनी घेरे में है। तो ये हरिद्वार की, जो ये हरिद्वार नगर को क्या बोलता है गाइस, 20 ली। ठीक है, आगे ना गाइस 20 ली बोलता है। ठीक है ना गाइस, 20 ली इसको किसको बोलता है, हरिद्वार को। कि जो कनिगम है गढ़वाल और कुमाऊं के संपूर्ण भूभाग को क्या बोलते हैं, ये ब्रह्मपुर मानते हैं। तो गाइस आपसे पूछ सकता है कि जो कनिगम है, जो हमारे इतिहासकार, अंग्रेजी इतिहासकार, ठीक है, तो ये गढ़वाल और कुमाऊं को संपूर्ण भूभाग को क्या मानते थे गाइस, ब्रह्मपुर मानते हैं। ठीक है ना गाइस, कौन से आपसे पूछेगा कौन सा इतिहासकार गढ़वाल और कुमाऊं को ब्रह्मपुर मानता है, तो आप कनिगम कहेंगे। ठीक है ना गाइस, ठीक है, इन्हीं को पुरातात्विक उसका वो माना जाता है, क्या कहते हैं, अलेक्जेंडर कनिगम को। ठीक है ना गाइस, उत्तराखंड में। क्लियर रहेगा। ठीक है ना गाइस, आगे देखते हैं। सॉरी गाइस, हमने इसमें उत्तराखंड में बोल दिया, कनिगम को, अलेक्जेंडर कनिगम को पुरातात्विक सर्वेक्षण का वो माना जाता है गाइज भारत में। ठीक है, भारत में माना जाता है। यहाँ तो किसको माना जाता है, हेनवुड को। क्लियर रहेगा ना गाइज, हेनवुड ने 1856 में की थी जब, ठीक है, देवीधुरा में, तो हेनवुड को माना जाता है भारत में, अलेक्जेंडर कनिगम को। क्लियर रहेगा गाइज। सो गाइज यहाँ पर को हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। पर गाइज आज हमने सोचा था कि जो ये वीडियो चल रही है, हम रोज के इस वीडियो के एंड में गाइज हम एक जो हिंदी का एक एक जो मेन क्वेश्चन होते हैं गाइज, जो साहित्य में से पूछे जाते हैं, वो हम कवर करें सोच रहे थे कि जो भी हिंदी के अंदर एक वो होते हैं, हमारे लेखक होते हैं, उनके बारे में एक एक लेखक को पकड़ते हुए हम रोज वीडियो के एंड में एक एक लेखक के बारे में जानकारी देंगे। तो गाइज आज हम यही शुरू कर रहे हैं कि हिंदी में जो भी होगा एक एक लेखक के बारे में रोज जानकारी दी जाएगी, जिससे हमारा लेखकों के बारे में क्या हो जाएगा, पूरा कवर हो जाएगा। सो गाइज आज हम एक लेखक को लेके आए हैं, आज हमारा रहेगा जयशंकर प्रसाद। हम आज बात करेंगे किसके बारे में गाइज, जय शंकर प्रसाद। आप नोट करते जाइएगा गाइज, जय शंकर प्रसाद के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो गाइज हम इनको शुरू कर रहे हैं, तो आप जो जो मैं बोलूंगा आप उनको नोट कीजिएगा। क्लियर गाइज। तो गाइज देखते हैं, आपको सबसे पहले जय शंकर प्रसाद का जन्म लिखना है गाइज। इनका जन्म हुआ था
गाइज आप लिखिएगा जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889, ठीक है ना गाइज। 1889 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था गाइज? वाराणसी में, ठीक है ना गाइज। जयशंकर प्रसाद, वाराणसी में क्या होता? जन्म हुआ था। शंकर जी आपको नाम ही में देख लीजिएगा गाइज, जयशंकर आ रहा, भगवान शिव का नाम आ रहा, तो वाराणसी देवों की नगरी हो गई गाइज। और जन्म हुआ 1889 में। क्लियर रहेगा गाइज। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा गाइज आपसे इनके पिता का नाम। तो इनके पिता का नाम बाबू देवकी, ठीक है गाइज। बाबू देवकी इनके पिता का नाम है गाइज। देवकी नाम इनके पिता का नाम है। और इनकी पत्नी का नाम पूछा जाएगा तो गाइज आप कमला, ठीक है ना गाइज। इनकी पत्नी का नाम कमला, ठीक है गाइज। याद रहेगा आपको, नोट कीजिएगा गाइज ये चीज। तो गाइज हम आगे बढ़ते हैं, इन्हीं के बारे में आगे पढ़ते हुए जाते हैं गाइज। हमने देख लिया इनके जन्म, मात और पिता और पत्नी, ठीक है। थोड़ा और देखते हैं गाइज इन जयशंकर प्रसाद के उसमें, कि जयशंकर प्रसाद ना गाइज ये छायावादी कवि है। चार स्तंभों में से एक, छायावादी कवियों के चार है ना, चार छायावादी कवि उनमें से एक है, ठीक है गाइज। जयशंकर प्रसाद चार छायावादी कवि, गाइज आपको पता होना चाहिए छायावादी कवि कितने हैं। चार स्तंभ है छायावादी कवि के, ठीक है ना गाइज। चार स्तंभ आपको छायावादी कवि के दिखेंगे, ठीक। एक है जयशंकर प्रसाद, नोट कीजिएगा गाइज। एक सुमित्रानंद पंत, एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, एक महादेवी वर्मा, ठीक है ना गाइज। और ये चार स्तंभ हैं छायावादी कवि के। क्लियर है ना गाइज। तो और याद रखिए गाइज, जो ये इनकी जयशंकर प्रसाद के बारे में बात की जाएगी तो इनकी एक प्रसिद्ध क्या है, काव्य है गाइज। इनका प्रसिद्ध काव्य कामायनी, ठीक है ना गाइज। कामायनी काव्य है इनका एक प्रसिद्ध, कामायनी, ठीक है ना गाइज। इस कामायनी जो काव्य है को ना गाइज सुमित्रानंद पंत ने जो इनको कामायनी को क्या बोला था कि संज्ञा दी थी इसको ताजमहल की, ठीक है गाइज। किसकी संज्ञा दी है? ताजमहल की, इस कामायनी को, ठीक है। और ये कामायनी इनकी कब कब निकली इनकी कामायनी? तो 1936 में गाइज, 1936 में निकली। और 1936 और उसके एक साल बाद तो इनकी मृत्यु भी हो जाती है 1937 में गाइज, वो भी वाराणसी में। तो आपको मृत्यु भी पता चल गई जब इनकी कामायनी 1936 में है, 1937 में इनकी मृत्यु हो गई गाइज, ठीक है ना गाइज। तो 1936 कामायनी याद रखना गाइज, इनकी कामायनी इनकी प्रमुख पुस्तक है, ठीक है ना गाइज। इसी के लिए इनको क्या मिला था? उम, मंगल प्रसाद पुरस्कार भी इनको मिला था, ठीक है। ओके गाइज, तो आपको ये भी याद रखनी है। और गाइज इनकी एक और पुस्तक एक और थी, इनकी कहानी थी गाइज, कहानी तो वो थी ग्राम, ठीक है ना गाइज। ग्राम ग्राम थी, उसमें इनको क्या मिला था गाइज? 1912 में ये आई थी, 1912 में, ठीक है ना गाइज। ग्राम क्लियर रहेगा। इनकी पहली कहानी थी गाइज, इनकी ये ग्राम क्या थी? इनकी पहली कहानी। आपसे पूछ सकता है पहली कहानी कौन सी थी, तो ग्राम इनकी पहली कहानी है, ये नोट कीजिएगा गाइज, ठीक है ना गाइज। आगे देखते हैं जयशंकर प्रसाद। सो गाइज इनके और देखते हैं इनके काव्य कौन से हैं, कहानी कौन से हैं, नाटक कौन से हैं। तो गाइज हम इसमें एक बार नजर मारते हैं गाइज। इनकी जो कहानी की बात कर ले गाइज, इनकी कहानी, ठीक है गाइज। कहानी की बात करें तो इनकी कहानी क्या है गाइज, आपको पता होनी चाहिए कहानी। आजकल पूछा जाता है कि ये इनकी क्या है, कहानी है, काव्य है, नाटक है, तो आपको पता होना चाहिए इनकी कहानी है। आपको देखना गाइज, कहानी नोट कीजिएगा। इनकी कहानी है गाइज, ठीक है ना गाइज। तो देखें गाइज इनकी कहानी है, तो कहानी में इन्होंने क्या बताया, एक बार क्या हुआ, आप ऐसे याद कीजिएगा जैसे एक बार हुआ प्रकाश में गाइज, गाइज ऐसे याद रखिएगा। इनकी कहानी को देखिए गाइज, आप सबसे पहले देखना है आधी आई, तो आधी आई, आधी इनकी हो गई। प्रकाश दीप आया, तो आकाश दीप गाइज, आकाश दीप प्रकाश इनकी है। और आधी आने के आकाश दीप में एक प्रतिध्वनि सुनाई दी, प्रतिध्वनि इन्हीं की है गाइज। और इंद्रजाल आया गाइज, इंद्रजाल इन्हीं की है, एक जाल जैसा दिखाई दिया, इंद्रजाल इन्हीं की है गाइज। और इंद्रजाल के बाद गाइज इनको क्या दिखाई गया वहां पर? छाया, तो छाया भी गाइज इन्हीं की है। तो आपको ये याद रखनी है गाइज, इनकी कहानियां हैं ये। आधी हो गया, प्रतिध्वनि हो गया, इंद्रजाल हो गया, छाया होगी, ये इनकी क्या है? कहानी है गाइज, ठीक है ना गाइज। अब कहानी के बाद गाइज इनकी देखते हैं हम। तो गाइज कहानी देखें इनकी, तो कहानी में आएगा इनके घूट, ठीक है गाइज, एक घूट। इनकी कहानी, भगवान जयशंकर ने घूट पिया था ना गाइज, वो जहर का, एक घूट आ गया गाइज इसमें, ठीक है। इसमें आपकी आएगी राजश्री आ जाएगी गाइज, राजश्री इनकी हो गई, ठीक है। स्कंदगुप्त इसकी हो गई गाइज, स्कंदगुप्त। चंद्रगुप्त गाइज इन्हीं की कहानी हो गई, चंद्रगुप्त। और कामना इनकी हो गई गाइज, कामना,
ठीक है ना गाइज। घूट हो गई, राजश्री हो गया, और स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और कामना। ठीक है ना गाइज, ये इनकी क्या हो गई, कहानियां हो गई गाइज। क्लियर रहेगा। ठीक है गाइज। अब हम देखते हैं इनकी गाइज काव्य देखें तो गाइज इनकी लहर हो गई काव्य, झरना हो गई काव्य। ठीक है ना गाइज। महाराणा प्रताप का महत्व गाइज इनकी एक काव्य है, महाराणा प्रताप का। ठीक है, महत्व इनका एक काव्य है गाइज। और देखें तो गाइज इनका काव्य में और कहाँ से आ जाता है गाइज, जहर हो गया, लहर हो गया, झरना हो गया, महाराणा प्रताप का महत्व हो गया गाइज। ठीक है ना गाइज। और देखें इनमें कामायनी भी गाइज इसी में दिखेगी, कामायनी भी सबसे जो काव्य है कामायनी यही दिखी। तो गाइज ये इनकी क्या होगी, काव्य हो गए गाइज। क्लियर रहेगा। और गाइज देखे तो कानन कुसुम करके भी इनकी क्या है, काव्य है, कानन कुसुम। ठीक है ना गाइज, इनके क्या है, काव्य हैं। ठीक है ना गाइज। और गाइज इनके उपन्यास भी थे गाइज। उपन्यास देखिए तो गाइज इनके क्या होंगे, तो गाइज उपन्यास की बात करें, इनके उपन्यास तो आप याद रख लें, एक कंकाल इनका उपन्यास है, और एक तितली इनका उपन्यास है गाइज। जो इंपॉर्टेंट उपन्यास है वो ये है, तितली और कंकाल। ठीक है ना गाइज। सो गाइज यहाँ पर को हमारी वीडियो समाप्त होती है। आपने जो लास्ट में एक एक हमने बोला था कि एक हम क्या लेंगे, एक एक कवि को लेते हुए जाएंगे जो हमारे हिंदी के साहित्य के अंदर आते हैं। तो रोज गाइज हम एक एक कवि को लेते हुए जाएंगे, और दूसरे दिन हम उसके क्या करेंगे, क्वेश्चन यहाँ आपको पुटअप करेंगे, जो इससे ज्यादा नॉलेज 2 दिन के अंदर गाइज एक कवि का कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना गाइस। वीडियो के एंड में रोज आपको कवि के बारे में दिखाया जाएगा, कवि के बारे में आप उन्हें नोट कीजिएगा, और दूसरे दिन उसमें से क्वेश्चन पुट करूंगा जाए दूसरे वीडियो में। सो गाइज अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो अभी इस वीडियो को यहाँ पर रोकते हैं। सो गाइज अगली वीडियो कल आएगी गाइज इससे आगे की। तो तब तक के लिए गाइज आप ध्यान दीजिए, और गाइज हो सके तो गाइज इसमें जो भी आपको लगता है कि हम बस गाइज आपको क्या कर रहे हैं कि पढ़ना कैसे है कि, ठीक है ना गाइज, आप पढ़ तो लेते हैं पर आपको पता नहीं रहता कि पढ़ना क्या, छोड़ना है क्या नहीं छोड़ पढ़ना है। तो गाइज हम उसको आपको बता रहे हैं कि यार गाइज इसमें ध्यान दीजिएगा, आपने ही पढ़ना है। पढ़ना तो आपने ही पड़ेगा गाइज, बस हम आपको निर्देश दे सकते हैं गाइज कि आपने ये चीज़ आपने ध्यान देनी है, क्वेश्चन यहाँ से पुट कर सकते हैं। सो गाइज अगर आपको ये सब अच्छा लगा होगा तो गाइज आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब भेजेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब कीजिएगा गाइज। क्लियर है गाइज। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।